हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोका। देखिए, अशोक एंशिएंट हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रूलर है, एक महान रूलर है जिसे अशोका द ग्रेट भी बोला जाता है। उसका जो रीज़न है क्योंकि अशोका ने आज से लगभग 2500 साल पहले एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना की थी, एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी, जिसे आज हम भारत में या पूरे विश्व में देखते हैं। और उसने एक ऐसे एम्पायर की स्थापना की थी जो कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था। इसके अलावा उसकी जो पॉलिसी थी उसका प्रभाव विदेशों में भी काफ़ी था और उसने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बनाया। इसका जो कारण था उसकी धम्मा पॉलिसी को ही जाता है। एक्चुअल में 261 BC में जब उसने कलिंग का युद्ध लड़ा, जो फेमस है हिस्ट्री में, उसके बाद कहते हैं कि उसकी जो लाइफ थी वो चेंज हुई। उसने बुद्धिज़्म को अपनाया। बुद्धिज़्म को अपनाने के बाद उसने जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल थे उनको फैलाया और उसी का जो परिणाम था उसकी धम्मा पॉलिसी थी। हालांकि जो धम्म शब्द है इसका जो ओरिजिन है वो संस्कृत के धर्म शब्द से हुआ है, बट ये धर्म नहीं है। धर्म अलग चीज़ है और धम्मा का मीन्स ये एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है या एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो वो अपनी प्रजा से चाहता था कि वो फॉलो करे। अब देखिए, जो ये जो धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोका है, ये कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उनके बीच में भी एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फेमस हिस्टोरियन है जिनका नाम है रोमिला थापर। उनका कहना है कि जो अशोका की धम्मा पॉलिसी है उसके वो साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका था, क्योंकि अब वो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीत चुका था। तो अब वो कभी भी युद्ध नहीं चाहता था, तो अपनी प्रजा के बीच में शांति व्यवस्था को की स्थापना करके वो अपने साम्राज्य को इंटैक्ट रखना चाहता, यानी कि अक्षुण्ण रखना चाहता था, जिससे कि उसकी जो साम्राज्य है उसमें कोई विद्रोह ना हो। कुछ अन्य जो हिस्टोरियन है उनका मानना है कि नहीं नहीं था। अशोका प्रॉपर तरीके से उसने बुद्धिज्म को अपनाया और वो भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत थे उसको अपने पूरे साम्राज्य में फैलाना चाहता था, एज वेल एज उस पूरे विश्व में भी फैलाना चाहता था। अगर अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो क्यों उसने अपनी आर्मी को डिफेंड नहीं किया, क्योंकि आर्मी तो उसकी थी। यानी कि आर्मी को उसने रखा कि कोई भी विद्रोह है तो उसको दबा दे, परंतु वो अपनी प्रजा से चाहता था कि वो शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करे, जिससे कि पूरा जो साम्राज्य है वो सुरक्षित रहे और वहाँ पे एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, जहाँ पे सभी को सारी चीज़ें अच्छे से उपलब्ध हो पाए। तो आइए आज हम इसी लेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हालांकि ये जो लेक्चर है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, बट कई क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बन जाएंगे जिसको हम देखेंगे। हालांकि मेजर रॉक एडिक्ट्स और जो हमने एक अशोका इंस्क्रिप्शन वाला लेक्चर लिया था उसमें हमने इन सब चीज़ों को भी डिफाइन किया है, क्योंकि अशोका के खासकर जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें उसकी जो धम्मा पॉलिसी है उसी के बारे में ज़्यादा बताया गया। तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को भी चैनल में जाके देखिएगा, उससे आपके इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी हेल्प मिलेगी और क्लियर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि अशोका का जो धम्मा है वो उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, एक संस्कृत शब्द से हुआ है। ये धम्म पाली का शब्द है, इसका जो ओरिजिन है वो संस्कृत शब्द से है, संस्कृत शब्द से है। और संस्कृत शब्द का मतलब धर्म से उसकी उत्पत्ति भी है। लेकिन मैंने बताया था कि जैसे ये धर्म नहीं है, ये क्या है, एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि नैतिक नियमों की एक श्रृंखला है, नैतिक नियम। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी अगर डेफिनेशन बोले कि इट वॉज वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ का मतलब जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने का तरीका। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, नैतिक नियमों की श्रृंखला है। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू बी अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय द पीपल एट लार्ज, यानी कि बड़े स्तर पर लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांत। उसके ऐसे कई सिद्धांत थे जो लोगों को अपनाया था। अपने इंस्क्रिप्शन के माध्यम से, अपने अभिलेखों के माध्यम से उसने अपनी प्रजा को के बीच में इन सब का प्रचार किया। अब देखिए, अशोका ने 261 BCE में बौद्ध धर्म को, मतलब कलिंग वार हुई थी, उसके बाद उसने कहा जाता कि बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाने के पीछे कई कारण हैं। कई लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति था, एक भिक्षु था, निग्रोथ निग्रोथ उसके प्रभाव में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। एक्चुअल में जो निग्रोथ था उसका भतीजा था, यानी कि उसके सबसे बड़े भाई जिसको उसने मारा था, क्योंकि अपने 99 ब्रदर्स को मार के वो राजा बना था, सुसीम का पुत्र था। परंतु इसने बुद्धिज्म को अपनाया और जब ये एक बार अशोक से मिला तो इसके मन में अशोक के लिए कोई भी घृणा की भावना नहीं थी, बहुत अच्छे से वो मिला। इसको भी देख के कहते हैं कि अशोक प्रभावित हुआ, तो निग्रोध के प्रभाव में वो बुद्धिज्म की ओर उसको झुकाव हुआ। उसके अलावा फिर एक अन्य व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र
तिस या फिर उपगुप्त, इनके प्रभाव में वो पूरी तरीके से किसमें कन्वर्ट हो गया, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि निग्रोथ का की वजह से उसका झुकाव आया और फिर मोगलीपुत्र तिस ने उसको पूरी तरीके से बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये बात जो अशोक का भाबरू एडिक्ट है वो भी घोषित करता है। भाबरू यानी कि जयपुर के पास है, वो एक माइनर रॉक एडिक्ट है। उसमें साफ साफ लिखा है अशोक ने अपना एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धा धम्मा और संघा, यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो यहाँ से क्लियर होता है कि अशोक ने क्या किया था, बुद्धिज्म को प्रॉपर तरीके से अपना लिया था। हालांकि अपने आगामी मतलब स्टार्टिंग के जो ईयर थे उसमें वो शैव था और काफी क्रूर था। और जब कलिंग वार ने उसकी हार्ट को चेंज किया तो उसके बाद वो पूरी तरीके से किसमें कन्वर्ट हो गया, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। और फिर उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काम किया। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि उसका जो उद्देश्य था एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना था। तो उसने युद्ध की नीति को त्याग कर शांति की नीति को अपनाया। और आज के विश्व के लिए भी ये एक संदेश है, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं हिंसा हो रही है। खासकर अगर आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो लगातार वहाँ पे हिंसा हो रही है। तो हिंसा से कोई फायदा नहीं होता। ये बात आज से 2500 साल पहले अशोक समझ चुका था और पूरे विश्व को उसने शांति का ही संदेश दिया। और भारत भी हमेशा उसी शांति की नीति पर आज काम कर रहा है कि पूरे विश्व में शांति हो। परंतु अगर आप देखेंगे तो दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहता है। तो अशोक से सभी दुनिया के देशों को सीख लेनी चाहिए कि इतना महान शासक जिसने पूरे ये भारतीय उपमहाद्वीप को जीता, फिर भी उसने अपने इस युद्ध की नीति को त्याग दिया, जिसके पास लगभग 6 लाख की सेना थी। तो ये सभी पूरे विश्व को सीखना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसने जो अपनी नीति थी धम्मा नीति में, इसने कौन कौन से प्रिंसिपल या कौन कौन से सिद्धांत रखे थे। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत थे, लेकिन मेन कुछ सिद्धांत हम देखते हैं। जैसे कि उसने बोला था कि हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, टीचर्स, यानी कि अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से अच्छा बिहेव करना चाहिए, अपने टीचर्स का हमने क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हमें नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए। जैसे उसने अपने मेजर रॉक एडिक्ट 1 में बोला है कि उसका जो रॉयल किचन था उसमें भी बहुत सारे जानवरों की हत्या की जाती थी खाना बनाने के लिए। परंतु अब उसने क्या करा था, लगभग उस प्रैक्टिस को छोड़ दिया है और सिर्फ 2 मोर और एक हिरन को मारा जाता है। और आगे जाके फ्यूचर में ये प्रथा को भी बंद कर दिया जाएगा। और उसने भी क्या करा था, मांसाहार का त्याग कर दिया था, शिकार का त्याग कर दिया था और वो खुद भी शाकाहारी हो गया था। इसका मतलब वो नॉन वायलेंस जो बुद्धिज्म का एक मेन सिद्धांत था उसका वो क्या कर रहा है, प्रोपोगेशन कर रहा है। तो पहला ये मैंने बताया। उसके अलावा उसने क्या करा, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस एंड फेस्टिव गैदरिंग, यानी कि वो क्या कर रहे हैं कि वो कह रहा है कि जो एनिमल सेक्रीफाइस है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे क्या किया जाता था, यज्ञ वगैरह में भी यानी कि अनुष्ठानों में भी जानवरों की बलि दी जाती थी। और ऐसे फालतू अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें बहुत सारा पैसा वेस्ट होता था। तो वो उन सबको कंडेम कर रहा है कि ऐसा करना बेकार है। और उसने कई ऐसे जानवर थे जिनके मारने पे प्रतिबंध भी लगाया था, ऐसा उसने किया था। इसका मतलब वो अहिंसा का प्रचार कर रहा है और उन सारी ऐसी सेरेमनीज का, ऐसे समारोह का बहिष्कार कर रहा है जहाँ पे खर्चा अननेसेसरी होता है और जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हार्ड अर्न मनी को वेस्ट करते हैं। इसके बजाय उसने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, धम्मा का प्रचार करना चाहिए। तो सेकंड में उसने बोला है कि प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस एंड फेस्टिव गैदरिंग एंड अवॉइडिंग एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। इसके अलावा उसने बोला है कि स्लेव्स के लिए, खासकर सर्वेंट्स के लिए भी उसने बोला है कि जो मास्टर्स हैं, यानी कि जो आपके जमींदार हैं या जिनके पास स्लेव्स हैं या नौकर हैं, उनको अपने नौकरों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। और जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको अच्छा बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्राइम किया है तो उनके साथ आप मिसबिहेव करो। वो एक इंसान है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो और कोशिश करो कि उनको क्या कर सके, मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और उनके अंदर बदलाव की कोशिश की जाए। तो ऐसे उसने बोला है थर्ड में, यानी कि ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स बाय मास्टर्स एंड प्रिजनर्स बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इस तरीके से वो अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको भी संदेश देना चाह रहा है कि आपको अच्छे से बिहेव करना है। इसके अलावा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना चाह रहे हैं और कोई भी वेलफेयर स्टेट तब तक नहीं बन सकता जब तक वहाँ पे अच्छे ऑफिसर्स ना हो, भ्रष्टाचार कम हो और ऑफिसर्स जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको कहाँ तक पहुँचा पाए, जो रूरल एरिया यानी कि जो सबसे निचला सतह है वहाँ तक पहुँचा पाएंगे, तभी हो पाएगा।
भारत में भी आज देखो कि हमारा जो स्टेट है वेलफेयर स्टेट है, लेकिन आज भी जो सरकारी योजना है वो ग्रामीण स्तर तक या नेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाती, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो अशोका ने क्या करा है कि इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर एंड मेंटेनिंग ऑफ कंस्टेंट कॉन्टेक्ट विद पीपल थ्रू सिस्टम ऑफ धम्म यात्रास। अब देखिए जो अशोक ने क्या किया था, अपने राज्य में बहुत सारे ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट भी किया था। उसने रज्जुकास का अपॉइंटमेंट किया, उसने प्रादेशिक का अपॉइंटमेंट किया, उसने युक्तास का अपॉइंटमेंट किया। उसके अलावा उसने कुएं खुदवाए, सड़कों के किनारे उसने रोडें बनवाई, है ना, कनेक्ट करने के लिए सराय खुदवाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलवाए जहाँ पे जानवरों का भी इलाज होता था, एनिमल्स हॉस्पिटल भी बनाए जहाँ पे एनिमल्स के लिए स्पेशल इलाज होता था, और इंसानों के लिए तो हॉस्पिटल थे। तो इस तरीके से उसने सारी व्यवस्था सब लोगों के लिए की। और उसके अलावा ये प्रॉपर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसके लिए वो क्या करता था, धम्म यात्रास भी करता था। धम्म यात्रास का मतलब ऐसे प्लेसेस पे वो जाता था जो बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। जैसे उसने अपनी पहली जो धम्म यात्रा थी वो कहाँ की थी, वो बोध गया की थी। तो अपने अभिलेख में वो बता रहे कि जो 10वें वर्ष था, यानी कि 10वें ईयर में उसके शासन के, और 20वें साल में 20th ईयर में, रीजनल ईयर में, वो 10वें ईयर में वो कहाँ गया था, वो बोध गया गया था। बोध गया क्यों गया था, आपको पता है कि बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और 20th ईयर में वो कहाँ पे गया था, लुम्बिनी, और यहीं पे क्या था, बर्थ प्लेस था। वो हमें अशोक के इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है कि ये जो था बर्थ प्लेस ऑफ तथागत था, उसमें उसने लिखा है, क्योंकि अशोक भगवान बुद्ध को तथागत के रूप में मेंशन करता था। तो इस तरीके से इन धम्म यात्राओं के माध्यम से वो प्रजा के कल्याण के बारे में जानता था कि वाकई में जो पॉलिसीज हैं, वो जो पॉलिसी वो बना रहा है, वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। इन सबको वो इसके माध्यम से बताता था। और वो बार बार बीच बीच पे धम्म यात्रास करता था। धम्म यात्रास के बहाने उसने पूरे साम्राज्य की अपनी यात्रा करी, और भगवान बुद्ध के से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, चाहे वो सारनाथ हो, लुम्बिनी हो, श्रावस्ती हो, वैशाली हो, हर जगह किया, और अपनी प्रजा के हालचाल को उसने जाना, और जहाँ पे उसे लगा कि प्रॉब्लम है उसको सुधारने की उसने कोशिश करी। इस तरीके से फिर वो नॉन वायलेंस टू एनिमल्स एंड लिबर्टी ऑफ ब्राह्मण्स के लिए भी अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि सारे जो धर्म है उनके प्रति, उनके बीच में एकता होनी चाहिए, यानी कि टॉलरेंस अमंग ऑल द रिलीजियस सेक्ट, यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा है, क्योंकि उसके टाइम पे ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, उसके अलावा जैनिज्म और आजीवक, ये 4 बड़े सेक्ट थे। तो उनके बीच में वो कह रहा है कि आपके सब लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, एक रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, जिससे कि सभी लोग मिलजुल के अच्छे से रह पाए। इसके अलावा कंक्वेस्ट थ्रू धम्मा, इंस्टीट्यूट थ्रू वार, यानी कि युद्ध की नीति को मैंने उसने बताया था कि छोड़ दिया उसने, और वो धम्मा की पॉलिसी के थ्रू जीतना चाह रहे, और ऐसा उसने किया भी। पूरे अपने भारतीय उपमहाद्वीप के राज्य पे तो उसने धम्म नीति को फैलाया। उसके अलावा उसने विदेशों में भी राजदूत भेजे। इसने क्या करा था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन कराया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का एक सेपरेट लेक्चर है, उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने 6 की 6 जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उनका डिस्कशन किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को इसने लगभग 250 BCE के आसपास ऑर्गेनाइज किया था, और इसको इसने जो ऑर्गेनाइज किया था वो पाटलिपुत्र में ही किया था, पाटलिपुत्र में। और यहाँ पे इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम वही था मोगलीपुत्र तिस, जिनका नाम मैंने पीछे लिखा है, मोगलीपुत्र तिस। और इसने क्या करा था यहाँ पे, तो धम्मा मिशन भेजे थे। धम्मा मिशन का मतलब अपनी जो धम्मा पॉलिसी को विदेशों में फैलाने के लिए भी इसने धम्मा मिशन भेजे थे, और इसने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया था। धम्मा मिशन में इसने क्या करा था, सबसे पहले अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, और वहां पे उन्होंने बौद्ध धर्म का फैलाया। संघमित्रा अपने साथ बोधि वृक्ष की एक सैपलिंग, यानी कि एक डाल भी लेके गई थी, जिसको उसने अनुराधापुर में लगाया। वो आज भी वहाँ पे है, और वो 2500 साल पुराना पेड़ आज भी वहाँ पे सिचुएटेड है। इस तरीके से श्रीलंका को इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। वहीं से जो बौद्ध भिक्षु थे वो आगे साउथ ईस्ट एशिया में चले गए, वहाँ पे बुद्धिज्म फैला। और इसने और भी जगह, चाइना वाइना जितना भी उस समय नोन वर्ड था, सब जगह अपने मिशन भेजे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और ये बताता भी, अभी हम पढ़ेंगे इसका 13वां मेजर ऑकेडिक, 13वां बृहद शिलालेख, जिसमें इसने बता रखा कि मैंने चोल, चेर, सात्यपुत्र, ताम्रपर्णी, इन सब में बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म को फैलाया। उसके अलावा यानी कि धम्म विजय करी। उसके अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे एंटियोकस सेकंड जो कि सेल्यूसिड एम्पायर का है, टॉलमी फिलाडेल्फस जो इजिप्ट का है, उसके अलावा एंटिनो गोनाटस ऐसे करके सीरीन का है ना, मगास ऑफ
ऐसे करके बहुत सारे जो राजा थे उनका नाम उसने लिखा है अपने अभिलेख में, और उसने बताया कि मैंने इन सब राज्यों में क्या करा है, धम्म विजय की। इस तरीके से उसने क्या करा था, जो युद्ध की नीति थी उसको छोड़ दिया था, यानी कि धम्म घोष को अपनाया और भेरी घोष को छोड़ दिया। अब देखिए कौन कौन से, वैसे तो जो अशोक के जो जितने भी रॉक इंस्क्रिप्शन है, यानी कि जो अभिलेख है, जो शिलालेख है, उसमें अक्सर उसने अपनी जो धम्म की पॉलिसी है उसको बताए, और अपनी जो प्रजा है, अपनी जो सब्जेक्ट है, उससे वो चाह रहा है कि इन सबको फॉलो करो। लेकिन कुछ मेजर रॉक एडिक्ट इंपॉर्टेंट है, जो जिनकी 4 मैंने लिस्ट लिखी है, जैसे चौथा, पांचवा, 8वां और 13वां जो मेजर रॉक एडिक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो धम्मा पॉलिसी है इसको ब्रॉडली उसने डिस्क्राइब किया। जैसे मेजर रॉक एडिक्ट 4, उसने इसमें धम्मा पॉलिसी का समाज में इम्पैक्ट, यानी क्या उसका प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में बताया है। और जैसे मैं बार बार बोल रहा था कि उसने क्या कहा है कि धम्म घोष की स्थापना किसके प्लेस पे, भेरी घोष, यानी कि जो भेरी घोष है, यानी कि युद्ध की नीति है, उसको छोड़ के उसने किसकी बात की है, धम्म घोष की बात की है। इसके अलावा मेजर और एडिक्ट 5 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे इसने एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑफिसर की बात करी है, जिनका नाम क्या है, धम्म महामातास। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, धम्म महामातास। और ये जो धम्म महामातास थे, इनका अपॉइंटमेंट उसने कब किया था, 12th ईयर ऑफ हिज रूल, यानी कि अपने शासन के 12वें साल में, 12th रीजनल ईयर ऑफ हिज रूल, अपने शासन के 12वें वर्ष में उसने किसका अपॉइंटमेंट किया था, धम्म महामातास का अपॉइंटमेंट किया था। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑफिसर थे जिनका काम क्या था, धम्मा पॉलिसी को समाज में इम्प्लीमेंट करवाना। तो ये राज्य में घूमते रहते थे और जो धम्मा पॉलिसी थी उसको उसको फैलाते थे, और जो उसका अपोज करता था या उसको फॉलो नहीं करता था उसको दंड भी देते थे। इसी तरीके से इसने स्त्रियों के कल्याण के लिए 12वां अभिलेख है, उसमें स्त्री महामातास का भी अपॉइंटमेंट किया था, जिनका काम क्या था, स्त्रियों के कल्याण के लिए काम करना था। इसके अलावा इसने प्रादेशिक, युक्ता, रज्जुक एक ऑफिसर्स भी थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स थे, उनको भी बोला था कि हर 5 वर्ष में आप जाओ, गांव-गांव में जाओ और देखो कि जो धम्मा पॉलिसी है उसका इंप्लीमेंट हो पा रहा नहीं हो पा रहा। इस तरीके से इसने बात करी। फिर मेजर रॉक एडिक्ट 8th में, जैसे मैंने अभी इनकी धम्म यात्रा के बारे में बताया था कि अशोक ये देखता था अपनी धम्म यात्रा के माध्यम से कि क्या उसकी जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो रही नहीं हो रही। तो जैसे मैंने बताया था कि अपने शासन के जो 10th ईयर था, 10th ईयर यानी कि उसके 10th ईयर में वो कहाँ पे गया था, वो बोध गया में गया था, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और 20th ईयर में वो कहाँ पे गया था, वो लुम्बिनी गया था, और वहाँ पे उसने बताया, एक इंस्क्रिप्शन भी लिखा है कि ये भगवान बुद्ध का क्या था, बर्थ प्लेस था। इसके माध्यम से वो अपने प्रजा के हालचाल को भी जानता था, और उसने भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस थे सभी की यात्रा करी, और उसके साथ साथ उसने प्रजा के कल्याण के बारे में भी जाना। इसके अलावा मेजर रॉक एडिक्ट 13 के बारे में मैंने अभी बताया था कि इसमें कलिंगा वार का डिस्क्रिप्शन है, और इसमें उसने वही नीति को छोड़ा है, यानी कि युद्ध की नीति को छोड़ के उसने धम्म की नीति को अपनाया है, और उसने उस पॉलिसी के प्रभाव को भी बताया कि पूरे जो विश्व है उस पर उसका प्रभाव है। जैसे मैंने बताया था कि चोल, चेर, पांड्य, भारत के सदर्न टिप, उसके अलावा एंटीगस फर्स्ट, मगास, है ना, और टॉर्मी फिलाडेल्फस, एंटिनो गुनाटस, अलेक्जेंडर सेकेंड, ये सारे के सारे जो रूलर्स थे, इन सब पे उसका इम्पैक्ट, यानी कि भारत में तो बड़ा, भारतीय उपमहाद्वीप में, इसके अलावा विदेशों में, श्रीलंका में, नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया में, हर जगह उसकी जो धम्मा पॉलिसी है उसको उसने फैलाया, यानी कि उसने धम्म विजय करी, यानी कि उसने युद्ध की नीति का त्याग करके धम्म विजय को अपनाया। इस तरीके से ये जितने भी रॉक एडिक्ट है उसमें सबसे बड़ा रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट है 13। अब देखिए अशोका ने अपनी जो धम्मा पॉलिसी थी उसको फैलाने के लिए उसने इंस्क्रिप्शन का यूज किया। उसके अलावा उसने क्या करा था, धम्म यात्रास भी की, धम्म यात्रास के माध्यम से भी उसने अपनी जो पॉलिसीज थी उनको फैलाया। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था धम्म मिशन भी उसने भेजे, तो इंस्क्रिप्शन भी करवाए, धम्म मिशन भी करे, और उसके अलावा उसने धम्म यात्रास भी करी, खुद भी इनिशिएटिव लिया कि वो सारी पॉलिसी फैले। और इस तरीके से उसने क्या करा, लंबे टाइम तक अच्छे से शासन किया। और हालांकि उसके रूल के एंड के बाद उसका एम्पायर बिखर गया, उसके बहुत सारे रीजन थे, बट अपने शासन के दौरान उसने शांति व्यवस्था से पूरे शासन को किया। तो ये उसकी धम्मा पॉलिसी के बारे में था। अब देखिए जैसे हमने पढ़ा था धर्म, जो धर्म है वो संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है रिलीजन। तो रिलीजन ये अलग चीज़ है। जैसे आज के हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो धर्म के लिए 4 चीज़ें होना जरूरी है। पहली चीज़, इसमें कोई प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि गुरु होना चाहिए, या अवतार जिसको हम कहते हैं, कोई ना कोई अवतार टाइप से होना चाहिए। अदरवाइज उसको हम पंथ बोल देते हैं, सेक्ट बोल देते हैं, है ना। सेक्रेट प्लेस होना चाहिए, कोई पवित्र स्थान होना चाहिए, है ना। सेक्रेट बुक, कोई पवित्र पुस्तक होनी चाहिए, और फॉलोवर्स होने चाहिए।
यानी कि अनुयायी होने चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो वो धर्म होगा। अगर किसी भी चीज़ में चारों चीज़ें तो वो धर्म होगा। अगर एक भी चीज़ नहीं है तो उसको पंथ बोल देते हैं। पंथ का मतलब हम जैसे सेक्ट बोलते हैं, रिलीजियस सेक्ट बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि हम हिंदुज्म में देखें तो हिंदुज्म में भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान शिव है, मथुरा है, अयोध्या है, सेक्रेट प्लेस है, कैलाश मानसरोवर है, भागवत गीता है, पुराण है, वेद है। तो इस तरीके से फॉलोवर्स बहुत सारे। इस्लाम की बात करें तो प्रॉफिट मोहम्मद है, मक्का मदीना उनके सेक्रेट प्लेस है, कुरान है, फॉलोवर्स बहुत सारे। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो जीसस क्राइस्ट उनके प्रॉफिट है, जेरूसलम पवित्र स्थान है, बाइबल है, फॉलोवर्स। ऐसे ही बुद्धिज्म, जैनिज्म आप कंपेयर कर लो, सब में कुछ ना कुछ है। उसके अलावा हम उसको बाकी को क्या बोलते हैं, सेक्ट बोलते हैं। तो लेकिन जैसे हम अशोका के धम्मा को बोलेंगे तो मैंने बताया वो धम्मा रिलीजन नहीं है, वो एक्चुअल में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसे आगे जाके जब हम मेडिवल हिस्ट्री में अकबर के बारे में जानते हैं तो वहाँ भी यही आता है कि अकबर का जो दीन इलाही था वो कोई रिलीजन नहीं था, वो नया रिलीजन नहीं था, वो ऐसी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था, वे ऑफ लाइफ था, जीवन जीने का तरीका। तो ये हमने अशोका के धम्मा के बारे में पढ़ा कि अशोका जो धम्म था वो एक पीसफुल स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट था, खासकर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था। वेलफेयर स्टेट का मतलब जहाँ पे सभी का कल्याण हो, यानी कि उसकी जो पॉलिसी थी वो सभी के कल्याण के लिए थी। और आज भी पूरे विश्व को अशोक से सीखना चाहिए कि शांतिपूर्वक हमें क्या करना चाहिए, शासन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना चाहिए, हर धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए, जिससे कि एक स्टेबिलिटी हो और जो विश्व में भी हिंसा फैल रही है उससे हम लोग क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। तो ये जो टॉपिक है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि इसको समझने के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके एक लेक्चर देख लीजिएगा जिसमें मौर्यन इंस्क्रिप्शन यानी कि अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने डिटेल में बताया, तो वहाँ भी इन सब चीज़ों का जिक्र है। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।